के छात्र ध्यान देंगे। पाठ है बसंत भाग 3 का जो 8वां लेसन है। ये सबसे कठिन समय नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो आप सबसे पहले देखिए, इस पाठ के जो राइटर हैं वो जया जादवानी हैं। तो जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने रविशंकर रायपुर से हिंदी में एमए तथा बिलासपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए की शिक्षा प्राप्त की। जीवन की जीवन की रागात्मकता का उत्सव रचने वाली, उसे आध्यात्मिक प्रत्ययों की रोशनी में देखने वाली जया को तत्वमसी उपन्यास से लोकप्रियता मिली। उनकी कथा संग्रह अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मुझे ही होना है बार बार, उससे पूछो, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पे अपना हल लिए, कि कहानियों ने प्रतिभूत कर देने वाली संवेदना अर्पित की है। उनके कविता संग्रह में शब्द हों अनंत भावनाओं के पश्चात भी और उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, इसके परिचायक हैं। इनकी अनेक कहानियों पर वृत्तचित्र बने हैं। वे इन्हें अनेक संस्थानों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इन्होंने विद्यालय के अत्यंत भीड़ व मनोरम स्थलों की यात्राएं भी की हैं। इनके भीतर एक ऐसी आतुरता और व्याकुलता सांस लेती है जो हमेशा किसी अच्छी रचना के लिए प्रतिश्रुत रहती है। मतलब मन जो है कुछ न कुछ अच्छा रखने के लिए, रचना के लिए मतलब आतुर रहती हैं। कविता के बारे में देखिए आप, ये जो आप पढ़ेंगे ये सबसे कठिन समय नहीं। तो इस प्रस्तुत कविता के अंदर ये जया जादवानी द्वारा रचित है। और यहाँ पे कवित्री का कहना यह है कि अभी निराश होने की कोई बात नहीं है। मतलब निराश होने की अभी कोई बात, आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। कहने का मतलब है मनुष्य को जो है आशावान रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। अभी भी चिड़ियों की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है और वह उड़ने को भी तैयार है। पेड़ से झरती पत्ती को थामने वाला कोई मौजूद है। रेलवे स्टेशनों पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। लोग अपनों की चिंता करने वाले अभी भी मौजूद हैं। सूरज छिपने से पहले अपनों को लोग घर के अंदर देखना चाहते हैं। मतलब जब सूर्यास्त होता है तो सब लोग, अपने माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर सूर्यास्त होने से पहले घर आ जाएं अंधेरे से। अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पर पार की दुनिया लुभाती है। इन सब का होना ये सिद्ध करता है कि आज भी सबसे कठिन समय अभी नहीं आया है। जीवन में अभी आशा मौजूद है। मतलब कवित्री जो है आपसे कहना चाहता है कि आशावादी बनो। और अभी आप जब आशावादी बनोगे तो कहते हैं कि अभी आपके जीवन का ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसी पाठ के शीर्षक ये सबसे कठिन समय नहीं। देखो आप, ये सबसे कठिन समय नहीं, तो आप इस पाठ का जो है भावार्थ देखेंगे आप, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। तो आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ ही होती हैं, वो तिनका तिनका करके अपने घोंसला बनाती है और एक एक तिनका करके बहुत सारे तिनके इकट्ठे कर लेती है। और इकट्ठे करके तो मतलब यहाँ पे ये बात दर्शाती है कि चिड़िया जैसे आशावान होती है। तो मनुष्य को भी क्या इस कविता के माध्यम से ये कहा कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। और कवित्री ने ये बताया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, निराशा के भाव मन में नहीं लाने चाहिए और हमें कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए। अर्थात हमारी जो है ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात निराशावादी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आशावादी प्रवृत्ति मनुष्य को रखनी चाहिए। ये जया जादवानी जो है हम इस कविता के माध्यम से कहने, वह उड़ने की तैयारी में अभी भी झरती हुई पत्ती। तो मनुष्य, अभी यहाँ पे कवित्री जो पूरा भावार्थ करेंगे आप इस तरह से करेंगे कि देखो इसका आप, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में अभी भी झरती हुई पत्ती। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है
भीड़ भाड़ है, स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। तो यहाँ पे भावार्थ, पहले पद का जो भावार्थ है वो इस तरह से देखेंगे कि मनुष्य का अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। यानी मनुष्यों को यहाँ पे कवित्री कहते हैं, हे मनुष्यों, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने मन में संकोच मत करो। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने है तो अपनी चोंच में मतलब तिनका दबाकर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी प्रकार मतलब आप भी अपने परिश्रम करो और परिश्रम करके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरती है, गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। मतलब पेड़ से कोई पत्ती गिरती है तो कोई उसको पकड़ने के लिए, कोई कहते हैं जो प्रयास नहीं कर रहा वो पकड़ लेता है, जो प्रयास करता है वो पकड़ लेता है, प्रयास नहीं तो पत्ती नीचे गिरता है। इसका आशय यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती के समान सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं। यानी कोई न कोई तुम्हारा जिसको अनुभव है, जिस रास्ते से वो, उस अनुभवों से तुम्हें लोग सहारा देने के लिए तैयार रहेंगे। शर्त यह है कि तुम लोग जो है आगे बढ़ने को मन तो बनाओ, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक तो रहो, जिससे तुम्हारा कोई न कोई हौसला बढ़ाएगा, अर्थात तुम्हें अपने अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और कोई न कोई तुम्हारे जो है तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी करेंगे। अब आगे हैं, अभी भीड़ है, स्टेशन पर अभी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। तो यहाँ पे गंतव्य तो आप जानते हो, गंतव्य जहाँ जिस स्थान पर आपको पहुँचने का स्थान है, प्रतीक्षा का इंतजार होता है और वक्त कहते हैं समय को। तो यहाँ पे जो अगर आप प्रसंग की देखो, प्रसंग सह प्रसंगी व्याख्या करेंगे तो आप प्रसंग में लिखेंगे कि ये पाठ क्या निराश हुआ जाए, पाठ जो है ये सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है, ये सबसे कठिन समय से पाठ से लिया गया है। यहाँ कवित्री ने ये बताना चाहा है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमें अधिक सोचना नहीं चाहिए, अधिक विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, और क्योंकि आगे बढ़ने पर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका, फिर आप भावार्थ में कवित्री जो है इस पद के माध्यम से आपको ये कहना चाहती है कि रेलगाड़ी जो है अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उसको मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर क्या है, भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनको गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतजार कर रहा है। मतलब एक तो आप यहाँ जाने के लिए उत्सुक है गंतव्य, वहाँ कोई आपका इंतजार कर, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कोई प्रियजन आपकी प्रतीक्षा में बेचैन होगा। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कहा जाता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। भी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी उस बूढ़ी नानी, उस कथा का आखिरी हिस्सा है जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती एक बस अंतरिक्ष को पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों को खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। तो अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। तो देखो इसका अगर आप प्रसंग में लिखेंगे तो आप ये आखिरी का मतलब होता है अंतिम सदियों, यानी सदियों से मतलब वर्षों, सैकड़ों वर्षों से या युगों से, तमाम यानी सारी कोशिशें। अंतरिक्ष कहते हैं आकाश को और खबर कहते हैं समाचार को। तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि आप इस पाठ के अंदर पूरा पढ़ेंगे, थामने को बैठा हाथ, अभी भी एक भीड़ स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य। तो यहाँ पे भाव है कि कोई यात्री जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने, वहाँ उसका कोई न कोई इंतजार कर रहा है। तो इस आशय है कि आदमी को आशावान रहना चाहिए और आशावान बन करके अपने गंतव्य तक मतलब अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयासरत रहना चाहिए। तो यहाँ पे कवित्री जो है संदेश के रूप में आपको ये कहना चाहती है कि कोई मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने लक्ष्य तक बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य आखिरी हिस्सा मतलब आदमी की जो आखिरी जो उम्मीद है वो ये होना चाहिए कि मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी,
और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बताया कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती रही हैं, सैकड़ों वर्षों से। उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा, आखिरी हिस्सा अभी शेष रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। ये मैसेज देना चाहती हैं कि अभी तुम्हारे पास समय है और समय रहते अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ सकते हैं। कवित्री कहना चाहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से बस का मतलब यहाँ पे है यान यानी गाड़ी, बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है, जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। मतलब मुश्किलें उनके सामने, अंतरिक्ष से कहीं न कहीं से मतलब उम्मीद की किरणें, और वो सफलता प्राप्त करते आ रहे हैं। आशय कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब मन में ये सोचे कि अभी इतने निराश भी नहीं है, इतना कठिन समय की नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, अर्थात हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को आशावादी बने रहने की जो है ये सबसे कठिन समय नहीं शीर्षक के माध्यम से कवि ने जो है कवित्री ने दी है। पहला जो प्रश्न है वो है, ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपने पाठ पढ़ा, तो उत्तर में लिखेंगे पहला कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। दूसरे लाइन लिखोगे चिड़िया की उड़ान में कोई बाधा नहीं है। बाधा का मतलब यहाँ पे कठिनाइयों से, स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन जारी है, मतलब आ जा रही हैं, तो आप भी अपने स्टेशन तक मतलब लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। चौथी बात जो है, लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं। पांचवी बात है, लोगों को दूसरों की कुशलता की चिंता रहती है। छठी बात है, बूढ़ी नानियाँ भी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है और वो सैकड़ों युगों से सुनाती आ रही हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके एकत्र कर उन्हें भी यथास्थान रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 है, तो आप ये 3 लाइनें लिख दो इसके अंदर। पहली, आज वर्षा तो सुबह से हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरा बात ये लिखो, यहाँ भवन का निर्माण अभी भी चल रहा है। तीसरी बात ये लिखो, मैं इस डॉक्टर की दवा 1 माह से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सका हूँ। तो उपरोक्त 3 वाक्यों में लगातार बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में आप आ जाइए चौथा, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो इसमें भी वही 3 बातें लिख दो। 3 भाव कौन कौन से? पहला, उत्तर में पहला भाव लिखो, नहीं कोमा अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। तो ब्रैकेट में अभी और परिश्रम करने का भाव ब्रैकेट में आ गई है। इसका भाव कौन से भाव हैं? अभी और परिश्रम करने का भाव। दूसरा है, नहीं अभी भी बस आने में देरी। तो यहाँ पे प्रतीक्षा का भाव, इंतजार का भाव। नहीं अभी भी उद्घाटन है तो मुख्य अतिथि आ सकते हैं। यहाँ पे है आशा का भाव, अर्थात आशावान भाव। तीनों वाक्यों में नहीं के पीछे किसी बात को नकारने के तथा अभी भी के पीछे निरंतरता के भाव छुपे हुए हैं। कविता से आगे पाठ देखो आप, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थिति से जीतने का संदेश हो। तो आप कोई भी कहानी सुना दो, कोई राजा की, दयालु राजा की आप सुना दो कि राजा शिव अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे बड़े दयालु थे, दानी थे, उनके मन में पशु पक्षियों के लिए अपार प्रेम था। ये आपकी पढ़ी हुई कहानी है। पहले उनके दरबार में जो भी आता था बिना दान लिए नहीं जाता था। उनकी दानशीलता से देवता भी ईर्ष्या करने लगे थे। तभी कहते हैं वहाँ पर एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिरकर उसने कहा कि हे राजन, बाज से हमारे प्राणों की रक्षा करो। यानी बाज जो था वो कबूतरों को मार करके मार डालता था।
तो वह बाज जो है मुझे मारने के लिए दौड़ा चला रहा है। राजा ने उसे प्राण रक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि मैं मतलब उसको अपने शरणागत में ले लिया। तभी बाज ने आकर राजा से कहा कि कबूतर को छोड़ दो, ये मेरा भोजन है। राजा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम भूख से व्याकुल हो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो बाज ने कहा, कबूतर मेरा प्राकृतिक भोजन है, यदि तुम भूख से प्राकृतिक भोजन है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी पसंद नहीं। राजा ने कहा, यदि कबूतर तुम्हें इतना ही पसंद है तो मैं इसके बदले अपने शरीर का मांस काट कर तुम्हें दे दूंगा। बाज राजी हो गया। राजा ने तराजू मंगवाया, एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांग का मांस काट कर रखा। लेकिन कबूतर वाला पलड़ा भारी रहा। राजा ने अपने दोनों जांघों का मांस काट कर रख दिया। फिर भी स्थिति वही रही। फिर राजा ने अपने दोनों जांघें तथा अपने दोनों भुजाओं को काट कर पलड़े में रख दिया। फिर भी कबूतर वाला पलड़ा भारी रहा। अंत में स्वयं राजा उस पलड़े में बैठ गए। तो कहते हैं उसी समय कबूतर पलड़े से गायब हो गया। कुछ समय बाद कबूतर और बाज की जगह इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, हम दोनों आपकी दानवीरता की परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में खरे उतरे हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिव को आशीर्वाद दिया, जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारी दानवीरता और तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम वास्तव में दानी हो। राजा ने दोनों को प्रणाम किया। दोनों देवता राजा को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार राजा शिवी ने अपने जीवन में आई कठिन परिस्थिति को जीतकर अपनी दानशीलता और अपने नाम को अमर बना दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पाठ के माध्यम से ये कि आदमी को जो है अंत तक जो है आशावान बने रहने की सीख इस पाठ के अंदर जो है दी है कि मनुष्य को जो है अंत तक जो है आशावान बना रहना चाहिए। ये भी बताया कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर चलने की सूचना देता है। घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार आप लिख सकते हैं। अपने विचार तो आप कहोगे, सूरज डूबने के समय हमारे घर हमारी माँ प्रतीक्षा कर रही होती है, समय पर न लौटने पर वह परेशान हो जाती है, वह हमारी शुभ चिंतिका होती है माता। उसका प्यार दिखावटी नहीं होता। माँ की इच्छा होती है कि उसकी संतान दिन छिपने से पहले घर सकुशल आ जाए। उसके बाद में जो है आपके अनुमान और कल्पना के जो है ये आप अपने आप करेंगे। ये आप करो तो करो, अनुमान और कल्पना आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पाठ को आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में जो है सुनेंगे, सुन करके इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको इसके दे दिया। अलग से PDF जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस कॉपी में काम कर लेंगे और स्कूल में आके चेक